हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल जेआरएस अकेडमी पर। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने कूलाम के नियम के बारे में देखा था, जो कूलाम्स लॉ था उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और सारा जो दो के दोनों फार्मूले थे हम लोगों ने उसको डिराइव किया था और देखा था कि अगर दो आवेश कुछ दूरी पर अगर मीडियम में रखे हैं तो उन पर क्या बल लगेगा, और अगर वही आवेश निर्वात या वायु में उपस्थित होते हैं तो उन पर लगने वाला जो बल का मान होगा वो कितना होगा। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा था। आज दोस्तों हम लोग एक हम लोगों ने और ये देखा था कि अगर वायु में दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं तो उन पर जो बल लगता है उसी बल को हम लगाने के लिए अगर मीडियम में रखते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हम लोगों ने देखा था। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर याद दिला देता हूँ कि जैसे ये आवेश है, ये Q1 और ये Q2, यहाँ पर Q1 Q2 आवेश है, एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हैं और ये कहाँ पर रखे हैं, एयर में रखे हैं। तो इन पर जो लगने वाला फोर्स होगा, अप्लाइड फोर्स होगा, वो F होगा। लगने वाला बल कितना है, F है। अगर इन्हीं आवेश को हम कहाँ रख दें, किसी मीडियम में रख दें, ये Q1 और Q2 आवेश को हम किसी मीडियम में रख दें और हम चाहते हैं कि वही बल लगे जो एयर में बल लग रहा है, जो एयर में रखने पर जो बल लग रहा है वही बल इन पर भी लगे। तो इनको क्या, इनका जो दूरी होगा, जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर बल यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है और आवेश का जो मैग्नीट्यूड दोस्तों है वो नहीं चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हमें एक काम यही करना होगा कि क्या कहते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा, जो न्यू डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, और ये डिस्टेंस कितना है, आर डैश हम लोग ले लेते हैं, कितना है आर डैश। और यहाँ पर मीडियम कितना है आपका, ये माध्यम क्या रख दिया गया है, यहाँ पर कोई मीडियम रख दिया गया है। तो यहाँ से जो हम लोगों ने दोस्तों के कहते हैं रिलेशन देखा था वो आपका आया था आर डैश इक्वल टू आर अपन रूट के आया था, ये हम लोगों ने फार्मूला देखा था। और यहीं से अगर हम आर की बात करें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश रूट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसका मतलब कि ये क्या है, ये मीडियम का डिस्टेंस है। ये किसका डिस्टेंस है, मीडियम का डिस्टेंस है, मीडियम में डिस्टेंस है। और ये किसमें है, एयर में डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, आवेशों के बीच का वायु में डिस्टेंस है और ये आवेशों के बीच का मीडियम में डिस्टेंस है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये दो मीडियम है, एक मीडियम वन है, मीडियम वन टू ले लेते हैं, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या ले लेते हैं, मीडियम वन ले लेते हैं, मीडियम वन ले लेते हैं। इस मीडियम का जो परावर्तनांक K1 है और इस मीडियम का परावर्तनांक कितना है, K2 है। और इसी मीडियम में एक यहाँ पर आवेश हमने Q1 रखा और एक यहाँ पर आवेश हमने Q2 रखा। ये दोनों मीडियमों को सेपरेट करने वाली ये क्या है, बाउंड्री है। अलग करने वाला ये क्या है, एक बाउंड्री है। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो दोस्तों हम कितना ले लेते हैं, R1। और यहाँ से जो ये डिस्टेंस है वो कितना ले लेते हैं दोस्तों, R2 ले लेते हैं। तो हम कहेंगे कि इस पर लगने वाला जो बल है, आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी बल है उसका मान कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। पहला नंबर हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये कल्पना कर लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये दो के दोनों, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो के दोनों आवेश कहाँ रखे हैं, निर्वात में या वायु में रखे हैं। अगर हम ये मान लें कि ये दो के दोनों आवेश कहाँ रखे हुए हैं, निर्वात या वायु में, तो अगर ये निर्वात या वायु में रखे हैं तो भाई फिर तब तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें निर्वात वाली क्या लेनी पड़ेगी, दूरी लेनी पड़ेगी। अगर ये मीडियम में डिस्टेंस है, ये मीडियम में डिस्टेंस है, तो अगर हमें एयर में डिस्टेंस करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये मीडियम का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट K1। तो ये जो R1 रूट K1 आया है, ये वायु में आवेश के रखने पर क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि हमने यही फार्मूला पढ़ा है, ठीक है ना। अब यही आवेश, इसी को हम क्या करें, अगर इसका निकालें तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसका निकालें, ध्यान दीजिएगा, इसका निकालें तो ये क्या हो जाएगा, R2 रूट क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा।
तो ये आपका हो गया। इसका मतलब कि अगर यहाँ से हम क्या कर दें, मीडियम को हटा दें, तो निर्वात में कितना हो जाएगा या वाय में कितना हो जाएगा, इतना डिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर टोटल डिस्टेंस देखें, इनके बीच का टोटल डिस्टेंस, तो r1 प्लस रूट k1 प्लस r2 प्लस रूट k2, सॉरी, r1 इंटू रूट k1 प्लस r2 इंटू रूट k2, ये इनके बीच का क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। तब अब इन पर जब हम अप्लाइड फोर्स निकालते हैं, F की वैल्यू को निकालते हैं, तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ से Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा R1 रूट K1 प्लस R2 रूट K2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लगने वाला फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस दिया रहेगा, ये डिस्टेंस दिया रहेगा, K1 दिया रहेगा, K2 दिया रहेगा, तो इन पर लगने वाले बल का मान हम इस फार्मूले से ऐसे रख के निकाल सकते हैं। ये तरीका होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक आपका बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट था, जो शायद आप लोगों को ना पता हो, ठीक है। जो बच्चे क्या कहते हैं, नए हैं, वो तो जान ही गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन को हम आपके यहाँ स्क्रीन पर लगा देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश में है, ठीक है। हालांकि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो हिंदी मीडियम के लिए है, लेकिन थोड़ा सा आप देखते चलिए, क्योंकि हिंदी में जो कंटेंट होता है वो थोड़ा सा उपलब्ध होने में थोड़ा सा समस्या होता है, जितना हो सकता है। लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको ले लिया, और यहाँ पर आप इसे इंग्लिश में ही देख लीजिए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। इसमें कहा है टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r हैव फोर्स कैपिटल F। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर एक दो आवेश है, दो आवेश, एक क्या है Q1 है और एक क्या है Q2। ये Q1 और Q2 ये एक दूसरे सेपरेट करते हैं। इसका मतलब क्या है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r है। तो इन पर जो अप्लाइड फोर्स होता है वो फोर्स कितना है, F। इन पर लगने वाला दोस्तों बल का मान कितना है, F। अच्छा, इफ ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए, if the same charges are kept in medium having dielectric constant k is equal to 4, then force between them become 3F and the separation in medium is capital R, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर इन्हीं आवेशों को यहाँ पर क्या कहा है, Q2 और ये Q1, और इनको हम कहाँ रख दें, किसी मीडियम में रख दें, और इनको सेपरेट करने वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, इस कैपिटल R, और ये किस में है, ये किस में रखा गया है, मीडियम में, ये किस में रखा गया है, मीडियम। और यहाँ पर जो K का मान दोस्तों है वो कितना है, 4 है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, 4 है। यही कहा है ना, two charges Q1 and Q2 separated by distance small r have force F if the same charges are kept in medium। सेम चार्ज को अगर हम क्या कर सकते हैं, मीडियम में रख दें, हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 4, डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है मीडियम का वो कितना है, 4 है, देन फोर्स बिटवीन बिकम 3F। इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, 3F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3F हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि अगर F एयर है तो F एयर का मान F है, और F अगर मीडियम है तो वो कितना है दोस्तों, 3F है, ठीक है ना, यही कहा है। एंड द सेपरेशन इन मीडियम इज कैपिटल R, इनका मीडियम में जो इनका सेपरेशन है वो कितना है, कैपिटल R। फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r। तो इसमें कहा कि ये जो कैपिटल R है और स्मॉल r के बीच में जो रिलेशन है वो कितना होगा, ठीक है ना। यही दोस्तों बात किया है। आइए ध्यान देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर ये मीडियम ये एयर में रखे तो इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही अगर मीडियम में रखा है, तो इनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 कैपिटल के Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। अब जानते हैं मीडियम में लगने वाला फोर्स कितना है,
3f। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कैपिटल जो k का मान है दोस्तों वो कितना है, 4 है। तो यहाँ 4 हमने रख दिया, कितना है, 4 है। हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 4। और यहाँ से दोस्तों कितना है, Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे 3 इंटू एफ जो है, एफ का मान हम यहाँ से अगर उठा के यहाँ पर पुट कर दें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर। और यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4, और ये दोस्तों Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ चीजें हैं जो सेम है, यहाँ पे जो कुछ चीजें हैं क्या है वो। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका क्या है, के का मान कितना है, 4 है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा, कुछ चीजें सेम है। अगर जो चीजें सेम है उसे हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 1/4 पाई से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से बचा क्या, अगर यहाँ पर आप देखें दोस्तों तो क्या बच गया है, तो 3 अपान ये कितना है, आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है, 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4×3 = 12 कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, अगर यहाँ देखें तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर टू लेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 12 कैपिटल आर स्क्वायर होगा। और इसी का जब हम निकालेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो 12 का जो वर्गमूल होगा वो 2√3 हो जाएगा, और ये कैपिटल आर। तो यहाँ से इनके बीच में दोस्तों ये रिलेशन बनेगा। तो ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, और ये उम्मीद करता हूँ वो आपके समझ में आया भी होगा, क्योंकि इसमें जो कहा गया है ये आपका इनके बीच में रिलेशन हमें क्या करना था, स्थापित करना था, या रिलेशन को रिप्रेजेंट करना था, दिखाना था कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो दोस्तों वो कितना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो एक आपको शायद ये बेहतरीन एक टॉपिक है, अगर देखा जाए तो हमें क्या देखना, हमने कूलाम का नियम तो देखा, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, कूलाम का सदिश रूप देखना। कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है उसको हमें क्या करना है, देखना है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों कूलाम के नियम का सदिश रूप देखें, विक्टम फॉर्म देखें, तो क्या होगा, इसको देखते हैं। तो अगली हेडिंग बनाइए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम का, नियम का सदिश रूप, सदिश रूप। ठीक है ना, कूलाम के नियम का सदिश रूप, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपकी बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि कूलाम के नियम का जो सदिश रूप होता है वो क्या होता है, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, यहीं से हम लोग एक चीज देखेंगे, जो कूलाम का नियम होता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ का क्या करता है, पालन भी करता है। ठीक है ना, इसका मतलब कि वो न्यूटन के जो थर्ड लॉ है उसका क्या कहते हैं, वो पालन करता है। इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे पे क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। इसको भी हम लोग यहीं पर प्रूव करेंगे और देखेंगे। अब कूलाम के नियम का अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या करें, सदिश रूप देखें, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ पर प्लेन बनाएंगे। ये आपका ये एक्स हो गया, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। और आप जानते हैं यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट ओ है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। अब एक आवेश यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस मूल बिंदु से अगर यहाँ पर देखें, इस निर्देश तंत्र में देखें, तो यहाँ पर एक Q1 आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। अगर इस Q1 आवेश का यहाँ से अगर हम क्या करें, स्थित सदिश निकालें, क्या निकालें, स्थित सदिश निकालें, तो वो क्या होगा, हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर। ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। इस आवेश का यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। और एक आवेश कहाँ पर रखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर ये आवेश कितना रखा हुआ है, Q2। तो यहाँ से अगर इसका पोजीशन वेक्टर देखें तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, कितना हो गया दोस्तों, R2 वेक्टर हो गया, कितना हो गया, R2।
अब ये आवेश अगर ये दोनों लगे हैं, दो के दोनों रखे हैं, तो इनका ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या करेगा, ये आवेश इस पर बल लगाएगा, और अगर ये इस पर बल लगाता है तो किधर लगाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो कूलाम का नियम होता है वो आपका जो कूलाम का नियम होता है वो आपका क्या कहते हैं, केंद्रीय बल होता है। जो वैद्युत बल होता है या जो कूलाम फोर्स होता है वो आपका सेंट्रल फोर्स होता है। केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स की बात आती है कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है या केंद्रीय बल क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पर केंद्रीय बल की बात करें, अगर हम यहाँ केंद्रीय बल की बात करें, मान लेते हैं जैसे यहाँ पर आवेश ये Q1 रखा है और यहाँ पर आवेश क्या रखा है, Q2 रखा है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, इनके एक्सिस को मिलाने वाली जो रेखा होगी, हम लोग कह सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग एक्सिस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मिलाने जो रेखा होगी, इसी के हमेशा अनुदिश ही लगेगी। या तो ऐसे, अगर दो के दोनों आकर्षण प्रतिकर्षण प्रकृति के हैं तो ऐसे लगेगा, इनके मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें, अगर ये दो के दोनों विपरीत हैं, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो इन्हीं को मिलाने वाली इसी रेखा पे ही ऐसे लगेगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे केंद्रीय बल। क्या बोलेंगे, केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स इसे हम लोग बोलेंगे। तो अगर ये केंद्रीय बल है तो हम कह सकते हैं कि इनको मिलाने वाली ये जो रेखा होगी, इसी पे ऐसे ये इधर लगेगी। मान लेते हैं ये दोनों धनात्मक हैं, तो ये क्या करेगा, ये आवेश इस पर बल लगाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको लिखते हैं तो जो आवेश जिस पर बल लगता है उसको पहले लिखते हैं और जो लगाता है उसको बाद में। तो हम लिखेंगे कि दो पर, आवेश दो पर एक के द्वारा लगाया गया बल, आवेश दो पर एक के द्वारा लगाया गया बल। तो अगर दोस्तों हम यहाँ से कहें कि F21 का को क्या हम बोलेंगे, तो हम लिख सकते हैं आवेश दो पर, आवेश दो पर आवेश एक के द्वारा, आवेश एक के द्वारा, एक के द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल। तो आवेश दो पर एक के द्वारा लगाया गया बल। तो जितना ये बल इधर लगाएगा, ये भी क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। तो ये किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। तो अगर इधर ये बल लगाता है तो कितना लगाएगा, एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 1। किस पर लगा है, एक पर। किसने लगाया है, दो ने। तो हम यहाँ लिख सकते हैं F12 वेक्टर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं आवेश, आवेश एक पर आवेश दो के द्वारा, आवेश दो के द्वारा, द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने, अच्छा आपने जब पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा था तो आपने देखा था कि क्या कहते हैं, इसको हम कैसे यहाँ पर करेंगे, कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, तो अगर इनकी बात करें, तो जब ये इस पर बल लगाएगा तो ये इधर से इधर लगाएगा। तो ये इनका जो रेखा हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रहा है, इस पर बल लगा रहा है। तो जब ये इस पर बल लगाएगा तो कहाँ, एक से कहाँ जा रहा है, दो। तो हम R12 ऐसे लिखते हैं, R12 वेक्टर, ठीक है ना। तो इसका जो हम लिखेंगे कि कहते हैं मॉडुलस लिखेंगे, वो आपका R12 लिखेंगे। और ये जब इस पर बल लगाता है तो ये इधर किधर से जा रहा है, इधर लगा रहा है। तो इधर के लिए हम क्या लिखेंगे, R21, R21। इसका मतलब कि जब बल F12 होगा तो उसके लिए हम मॉडुलस यूज करेंगे, और जब बल F21 होगा तो उसके लिए हम डिस्टेंस या मॉडुलस किसका यूज करेंगे, ये करेंगे, ठीक है ना। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें, कुछ चीजें और बता देते हैं। आप जानते हैं कि अगर इसकी बात करें, अगर यहाँ पर R12 और R21 की बात करें, तो आप जानते हैं कि R12 और R21 ये हमेशा क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। परिमाण में दोस्तों क्या होता है, ये हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन अगर हम इनका देखा जाए तो ये दिशा में हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इनका जो ये होगा, ये क्या होगा, ये माइनस, ठीक है ना। परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन क्या होते हैं, दिशा में अपोजिट होते हैं। इसकी दिशा क्रिया जो रेखा है, ये इसकी दिशा क्या है, इधर से इधर की ओर, और इसका कहाँ है, इधर से इधर की ओर। अच्छा
अगर सॉरी अगर हम यहाँ पर आर कैप लें तो आप जानते हैं आर कैप बराबर क्या होगा, आर वेक्टर अपान क्या होगा, मॉड आर वेक्टर होगा। तो ये भी आप एक चीज जानते हैं, ये यूनिट वेक्टर आर कैप के कहते हैं। तो आर वेक्टर आर कैप बराबर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपान मॉड आर वेक्टर। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये थोड़ा सा मैं आपको याद दिला रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम कहें कि F12 का मान निकालिए, एफ वेक्टर F12 मतलब 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया बल कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है Q1 और ये कितना है Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस देखिए F12 लग रहा है। F12 की अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर जो दूरी होगा वो क्या होगा, R21 वेक्टर। तो हम यहाँ क्या लेंगे, R21 वेक्टर लेंगे, ठीक है ना। R21 वेक्टर का क्या लेंगे, होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है ना। क्या लेंगे, होल स्क्वायर लेंगे। और यहाँ पर इसका डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R21 क्या हो जाएगा, कैप। ये यूनिट वेक्टर को दर्शाता है या इसका दिशा को बता देता है। अब एक चीज आप जानते हैं कि अगर R21 वेक्टर है, R21 वेक्टर है, अगर हम R21 कैप लेते हैं तो क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर अपान माड R21 वेक्टर ऐसे होगा। तो इसकी जगह पे हम क्या इस चीज को यहाँ पर रख सकते हैं। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पर इसको रखें, तो अगर हम यहाँ पर अगर इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 माड में इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और यहाँ पे जो R21 कैप है उसकी जगह पे हम इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो जब यहाँ पर इस वैल्यू को दोस्तों क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा R21 वेक्टर, और यहाँ पर हो जाएगा R21 वेक्टर मॉड में। अब यहाँ देखिए ये पावर 1 और ये पावर 2, तो कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। F12 वेक्टर बराबर हो जाएगा सॉरी। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई R21 वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड में क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई। अब ये तो क्या हो गया, F12 का हो गया। आप एक चीज देख रहे हैं कि जब F12 लेंगे तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो 21 वाला होगा, इसका मतलब अपोजिट वाला होगा। अगर हम यहीं पर क्या कर दें, F21 ले लें, F21 मतलब इस पर लगाया गया बल, तो हम क्या करेंगे, इसी प्रोसीजर से जाएंगे। तो हम डायरेक्ट इसी के अनुरूप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसी जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसी के आधार पे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1, तो यहाँ 2 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड क्यूब, और ये R12 वेक्टर, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सारी चीजें क्या है, सेम है। ये भी सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अच्छा ये क्या है, मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड हमने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये भी बराबर, ये भी बराबर, बचे ये दोनों, बचे ये दोनों। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब इनको बराबर करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे R12 वेक्टर बराबर आर माइनस सॉरी इसको हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर बराबर R21 वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये दोनों बल बराबर हैं, बस हमें क्या करना पड़ेगा, F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं, परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक है ना। दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन का क्या कहते हैं, लॉ है, उसका ये क्या करता है, पालन भी करता है। तो यही क्या हो गया, कूलाम का सदिश रूप हो गया। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप की अगर यहाँ बात करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो जब भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो कूलाम के सदिश नियम को हम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या था, कूलाम का सदिश नियम था।
अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो कूलाम का सदिश नियम है, ये आपका हमेशा वेक्टर फॉर्म के लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। जब चीज़ें वेक्टर के रूप में दे दी जाती हैं तो वहाँ पे ये बहुत आपके काम में आता है, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देखें, तो ये क्या हो गया, एक्सिस हो गया ये, और ये एक्स, और ये क्या हो गया, वाई हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया, और यहाँ पर एक आवेश कितना रखा है, Q1, और एक आवेश यहाँ पर रखा है Q2। इनका जो निर्देशांक है वो 2 है, 4 है, वो कितना है, 5 है, और इनका जो निर्देशांक है 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है ना? और ये रखे कहाँ हैं? एयर में रखे हैं। ये सब रखे कहाँ हैं? एयर में रखे हैं। तो इस पर जो लगने वाला बल है उसका मान हमें क्या करना है? बताना है। ठीक है ना? तो अगर लगने वाले बल का परिमाण बताना है तो हम इसको ऐसे करेंगे, तो लगने वाला बल का परिमाण क्या होगा? तो भाई लगने वाला बल क्या, इनको मिलाने वाली रेखा के ऐसे ही लगेगा, तो सेंट्रल फोर्स होता है, तो हम यहाँ देखेंगे 2 पर लगेगा, कौन लगाएगा? 1 लगाएगा। यहाँ पर क्या होगा? F1 पर लगेगा, कौन लगाएगा? 2 लगाएगा। तो ये क्या हो सकता है? ये वैल्यू हो सकती है। अब हमें क्या करना है, हमें ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ परिमाण से मतलब है। किससे मतलब है? परिमाण से हमें मतलब है, सॉरी, हमें यहाँ क्या करना है, कूलाम के जो सदिश रूप है उसके आधार पर हमें क्या करना है, इसको लगाना है। तो अगर देखा जाए तो ये इसका यहाँ से क्या है, स्थिर सदिश, और ये इसका क्या है, स्थिर सदिश। समझ सकते हैं? अगर ध्यान दीजिए, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मिलाएं तो क्या ये R1 वेक्टर होगा? अगर इसको यहाँ से मिलाएं तो क्या होगा, ये R2 वेक्टर होगा कि नहीं? अगर ये R1 और R2 वेक्टर है, तो अगर हम R1 वेक्टर बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ देखिए, ये I को रिप्रेजेंट करेगा, ये J को, और ये K को। तो हम लिखेंगे 1 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस क्या करेंगे, 3 K कैप लिखेंगे। और ऐसे R2 वेक्टर को अगर लिखेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस क्या हो जाएगा, 5 K कैप। हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना? हमें क्या चाहिए, R21 चाहिए। अगर R21 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, R1 वेक्टर माइनस क्या करना पड़ेगा, R2 वेक्टर। जो पहले होता है उसमें से क्या करेंगे, दूसरे वाले को घटा देते हैं, यही नियम होता है। ठीक है ना? क्या होता है, नियम होता है। तो या आप यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल रूल भी लगा सकते हैं कि अगर स्थित सदिश का R1 की दिशा ये देखें और इसका दिशा ये देखें, और इसका दिशा कहाँ से इधर की ओर देखें, तो देखिए ये इसका टेल है, ये इसका टेल, ये जुड़ा है, और ये यहाँ से जुड़ा है, और ये, तो ये परिणामी का काम करेगा, ये इनका किसका काम करेगा, रिजल्टेंट का। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पे R2 वेक्टर बराबर लें तो क्या होगा, ये आपका R1 वेक्टर, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो R12 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो R12 वेक्टर की बात कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर, ठीक है, सॉरी, R1 प्लस R12 वेक्टर। अब यहाँ से अगर हम इसको इधर लें तो क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर। तो ये चीज आपने 11 में सीखा है, तो यहाँ बताने की विशेष जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर हम यहाँ से R2 वेक्टर बराबर लें तो R1 का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो R1 का मान कितना है, R1 का मान है आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे R1 का मान कितना है, 1 आई कैप और प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और यहाँ पर कितना है, R2 का मान 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस कितना हो जाएगा, 5 के कैप। ये हो गया। अगर हम यहाँ से घटा दें तो हम लिख सकते हैं आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और यहाँ से माइनस 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप, और यहाँ क्या हो गया, माइनस 5 के कैप। अगर हम इसे क्या करते हैं, जब हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम घटाएंगे, दो में से एक गए, माइनस एक, तो R
R21 का जो मान हो जाएगा माइनस आई कैप हो जाएगा। और यहाँ से ध्यान दें, अगर ये हमले ये 2 है और ये कितना है 4, अगर घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2 जे कैप हो जाएगा, 2 जे कैप हो जाएगा। और यहाँ -5 है और ये घटाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा आपका -2 के कैप। तो ये आपका बच गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये इनका डिस्टेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका क्या करें, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल दें तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ इसका गुणांक कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का 4 और यहाँ पर 4, तो 4 4 8 1 9, कुल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब R21 मॉड में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ध्यान देते हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो आप देखिए, हाँ, अगर डिस्टेंस हमने कितना निकाला, ध्यान दीजिएगा, अगर डिस्टेंस हमने कितना निकाला है 21 निकाला है, तो हमें फोर्स क्या लेना पड़ेगा F12। अगर हम यहाँ पर F12 की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे R21 वेक्टर, क्या यही लिखेंगे। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो F12 वेक्टर बराबर, ध्यान दीजिएगा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई। अब ध्यान दीजिएगा माड 21 का मान कितना आया है 3 आया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3 का क्यूब लिखेंगे। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे R21 वेक्टर कितना है, तो R21 वेक्टर आपका इतना है, ठीक है ना। R21 वेक्टर कितना है इतना, तो हम यहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं, तो माइनस ले लेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, हम सकते हैं। आपका ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा आई कैप -2 जे कैप और -2 के कैप, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे करें F12 वेक्टर ले लेंगे तो सब कुछ वही रहेगा, बस बदल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से F21 वेक्टर बराबर माइनस यहाँ ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 अपान